अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उन दिनों में अमृतसर के एक देहाती इलाके में तैनात था। गांव का नाम चांडीपुरा था। यहाँ के मास्टर रियाज साहब बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थे। उम्र 50-55 के करीब थी, ताहम सेहत अच्छी थी। रोज़ सुबह वर्जिश करते थे, पक्के नमाजी और खुदा तरस चक थे। गांव में हर कोई उनका नाम इज्जत से लेता था। मास्टर साहब में अगर कोई खामी थी तो इतनी कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। लोग कहते थे कि जवानी में इन्हें अपनी फूफीजात के साथ इश्क हुआ था और फूफीजात की शादी कहीं और हो गई। मास्टर साहब ने उम्र भर शादी न करने का फैसला कर लिया। खानदान की कई दूसरी लड़कियों ने उनकी ये जिद तोड़नी चाहिए, लेकिन किसी को कामयाबी ना हुई। बाहर तो इन बातों को एक तवील अरसा गुजर चुका था। मास्टर साहब की कनपुटियों पर सफ़ेद बाल आ चुके थे और उनके तौर अतवार से बुजुर्गों वाली खासी संजीदगी झलकने लगी थी। यूँ लगता था कि उनकी ज़िंदगी एक ऐसी डगर पर चल निकली है जिस पर आने वाले दिनों में किसी औरत के कदम नहीं पड़ेंगे और वो एक कंवारी ज़िंदगी गुजारकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन एक रोज़ बिलाल शाह ने मुझे उनके बारे में एक अहम बात बताई। गर्मियों के दिन थे। वो चिक उठाकर मेरे कमरे में चला आया। मेरे कमरे में पंखा लगा हुआ था और बिलाल शाह अक्सर बहाने बहाने से हवा लेने चला आता था। पहले तो मैंने यही समझा कि वो पसीना खुश्क करने के चक्कर में आया है, लेकिन फिर उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा हुआ कि कोई अहम बात ही उसने करनी है। उसके चेहरे पर सुर्खी थी और छोटी छोटी आंखों में चुगलखोरों की सी चमक थी। कहने लगा, खान साहब, कुछ दिनों से मैं एक अजीब बात महसूस कर रहा हूँ। पहले तो मेरा ख्याल था कि शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, लेकिन अब शक शुबा यकीन में बदलता जा रहा है। मैंने कहा, कहीं तेरी घरवाली का जीत तेरे से ख़राब तो नहीं हो गया? नहीं खान साहब, वो सर झटक कर बोला, आपको तो बस एक ही बात सूझती है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मास्टर रियाज को तो आप जानते हैं ना? मैंने इकरार में सर हिलाया। वो बोला कि पिछले कुछ दिनों से मास्टर साहब कुछ बदले बदले से हैं। बड़े बनठन कर रहते हैं। अब तो कभी कभी सुरमा भी लगाने लगे हैं। मैंने कई बार इन्हें खुद मुस्कुराते और गुनगुनाते देखा है। मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए उनकी जितनी खबर मुझे है और किसी को नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि मास्टर जी का कहीं टाँका जुड़ गया है। मैंने कहा, अगर जुड़ गया तो इसमें बुराई की कौन सी बात है? बंदे को किसी भी वक्त अपना जनाजा जायज़ करने का ख्याल आ सकता है। वो बोला, लेकिन ये तो ज़्यादती है ना जी। इस गांव में मेरे ही साथ वाले घर में कोई चक्कर चलता रहे और मुझे खबर ना हो, ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मास्टर साहब ने अपने घर में कोई चक्कर चलाया हुआ है? बिल्कुल, बिलाल शाह ने इकरार में सर हिलाया। वो तो घर में अकेले रहते हैं। मैंने कहा, लेकिन अब अकेले नहीं हैं। मुझे शुबा है खान साहब कि उनके घर में उनके अलावा भी कोई रह रहा है। इस शुबे की वजह? मैंने पूछा। वजह कोई नहीं जी, बस ये मेरे दिल की आवाज़ है। मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से मास्टर साहब के घर में कोई है। आपको पता ही है कि हमारे कोठे से मास्टर साहब के सहन का कुछ हिस्सा साफ नज़र आता है। आपको याद होगा, 5-6 रोज़ पहले रात को बारिश हुई थी। अगले दिन सुबह मास्टर साहब के कच्चे सहन में मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ मट्टी पर किसी औरत के कदमों के निशान नज़र आए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, निशान उल्टे तो नहीं थे? क्योंकि सुना है कि हवाई चीज़ों के पाँव उल्टे होते हैं। वो बोला, खान साहब, आप मजाक मत समझें, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। उस घर में कोई न कोई रह रहा है। अभी कल शाम मैंने मास्टर साहब के सहन में दरवाजे के पास बालों का एक गुच्छा देखा है। आपको पता ही है, औरतें कंघी करने के बाद सर से उतरे हुए बाल उंगली पर लपेट कर गोल करती हैं और कूड़े में फेंक देती हैं। बाज़ औक़ात ये बाल हवा की वजह से इधर उधर चकराने लगते हैं। ऐसे ही बाल मुझे मास्टर साहब के सहन में नज़र आए हैं। मैंने कहा, यार, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई वहम हो गया है, और अगर वहम नहीं है तो किसी तरह इस बात की तस्दीक कर लो। अपनी बीवी या किसी दूसरी औरत को मास्टर के घर में भेजो, वो अंदर की सारी बात बाहर निकाल लाएगी। बिलाल बोला, यही तो मुसीबत है। मास्टर साहब किसी को घर में घुसने ही नहीं देते। पहले उन्होंने खाना वगैरह पकाने के लिए बूढ़ी मुलाजमा हमीदन को रखा हुआ था। हमीदन को भी उन्होंने इसीलिए छुट्टी दे दी थी कि उसकी वजह से औरतों का घर में आना जाना था। मैंने कहा, तो फिर खुद चले जाओ, तुम्हें वो खा तो नहीं जाएंगे? वो बोला, खान साहब, मुझे तो डर लगता है, मूजी बंदे हैं,
कहीं कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो घर वाली के सामने बेइज्जती हो जाएगी। फिर ज़रा सोचकर कहने लगा, हाँ, एक तरीका है। हमारे शहर में धरीक का एक दरख्त है जो काफ़ी फैल चुका है। मैं उसकी चंद एक मोटी मोटी टहनियाँ काट देता हूँ। ये टहनियाँ मास्टर साहब के सहन में गिरेंगी और जाहिर है मास्टर साहब खुद तो टहनियाँ उठाकर बाहर निकालने से रहे। इस काम के लिए मुझे ही उनके घर जाना पड़ेगा। बात ख़त्म करके वो मायने खेज अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, सिर्फ मास्टर साहब के घर जाने के लिए तुम एक सायादार दरख्त को काटोगे? वो मुस्कुराकर बोला, इसमें दोहरा फ़ायदा है जी। एक तो मास्टर साहब के घर जाने का मौका मिलेगा, दूसरे मेरी घरवाली की एक बुरी आदत भी छूट जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारे अलावा भी कोई बुरी आदत लगी हुई है उसे? कोई एक हो तो बताऊं जी। वो भी खुशगवार मूड में बोला, अब ये धरीक वाला मामला ही था। अल्लाह की बंदी 11 बजे ही चरपाई डालकर वहाँ बैठ जाती है और सारी दोपहर वहीं गुजरती है। अब मुझे कहीं आना जाना होता है, वो सहन में होती है, इसलिए फ़ौरन देख लेती है। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वगैरह वगैरह। ना धरीक रहेगी और ना ही वो मेरी चौकीदारी के लिए वहाँ बैठेगी। कैसा है? उसने दांत तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। बहुत दूर की सोचते हो शाहजी, मैंने कहा। अगले रोज़ बिलाल शाह ने वही किया जो उसने कहा था। मैं सुबह थाने की तरफ आते हुए उसके घर के पास से गुजरा तो वो मुझे धरीक की एक बुलंद शाख पर बैठा नजर आया। थाने आकर मैं बिलाल शाह की आमद का इंतज़ार करने लगा। मेरा ख्याल था कि वो कोई दिलचस्प खबर लेकर आएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो तकरीबन 12 बजे थाने आया। सख्त थका हुआ और मायूस नज़र आ रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है, तदबीर कामयाब हुई? वो बोला, कामयाब तो हो गई है लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मास्टर साहब पहले से ताड़ गए थे। मैंने कहा, बात क्या हुई है, ज़रा खुलकर तो बताओ। वो कहने लगा कि कम से कम इस वक्त तो मास्टर साहब के घर में कोई दूसरा बंदा नहीं है। मैंने घर में अच्छी तरह घूम फिर कर देखा है। कोई ऐसी निशानी भी नज़र नहीं आई जिससे अंदाज़ा हो कि यहाँ कोई औरत रह रही है या रह रही थी। मैंने कहा कि हो सकता है वो सचमुच कोई हवाई चीज़ हो। अगर वो वाकई कोई हवाई शय है तो फिर तुम्हें इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हो सकता है कि मास्टर साहब को छोड़कर तुम पर आशिक हो जाए। बिलाल शाह हवाई चीज़ों से बहुत डरता था। ज़रा घबरा कर बोला, मैंने आपसे बहुत दफ़ा कहा है कि मुझसे ऐसा मजाक मत किया करें। कभी कभी मजाक में मुँह से निकली हुई बात सच भी हो जाती है। बात आई गई हो गई। 20-25 रोज़ और गुजर गए। बिलाल शाह से इस मौजू पर दोबारा बात नहीं हुई और ना ही मास्टर रियाज से मेरा आमना सामना हुआ। ये मई की आखिरी तारीखें थीं। इन दिनों चांदीपुरा के नवा में पीर मस्त का मेला लगता था। ये बड़ा बारोनक मेला था। दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते थे। बड़ा ज़बरदस्त बाजार लगता था। इसके अलावा खेल तमाशे, नाच गाने, सर्कस, बहुत कुछ होता था। ऐसे मेले ठेलों में अक्सर जुर्म पेशा लोग भी घुस आते हैं। मकामी पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे लोगों पर नज़र रखे और अमन व अमान को ख़राब न होने दे। ये मेले के आखिरी दिनों का वाक़या है। मैं सादा लिबास में गश्त पर था। अचानक मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी। वो मुंह दूसरी तरफ किए खड़ा था। मुझे वो मास्टर रियाज की तरह लगा। मैं चंद कदम चलकर बाईं तरफ और इस बात की तस्दीक हो गई कि वो मास्टर रियाज ही है और वो एक मनियारी वाले की दुकान पर खड़ा था। बड़ी जल्दी उसने दुकानदार से 1-2 चीज़ें खरीदी और लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। मास्टर रियाज की खरीदारी देखकर मेरा माथा बुरी तरह ठनका। उसने जो अशिया खरीदी वो ज़नाना इस्तेमाल की थी। मैं तमाम अशिया तो ठीक से नहीं देख सका था, लेकिन सुर्ख रंग का एक परांदा और दुपट्टे को लगाने वाली एक लेस मुझे दूर से ही नज़र आ गई थी। न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि मास्टर रियाज का पीछा करूं। मैं मुनासिब फासला रखकर मास्टर के पीछे चल दिया। उसकी चाल ढाल से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर चुका है और अब उसे मेले की गहमा गहमी से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मेरा एक हवलदार भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद था। मेरा अंदाज़ा देखकर वो भाप गया कि मुझे कोई मशकूक बंदा नज़र आ गया है। वो मेरे पीछे पीछे चल दिया। हम मास्टर रियाज के पीछे चलते मेले की गहमा गहमी से बाहर निकल आए। साइकिल स्टैंड से मास्टर रियाज ने अपनी साइकिल निकाली और रवाना हो गया। करीब ही एक टांगा खड़ा था। टांगा बांध चांदीपुरा गांव ही का था। मैं हवलदार के साथ फौरन टांगे में बैठ गया और टांगा बांध से कहा कि मास्टर रियाज का पीछा करे। टांगा बांध मेरे इस हुक्म पर हैरान हुआ, ताहम उसने अपनी हैरत का इजहार जबान से नहीं किया। जब हम मेले से निकले तो शाम होने वाली थी।
देखते ही देखते सूरज गुरूब हो गया और खेत खलियान तारीकी में डूब गए। मैं और हवलदार टांगे की पिछली नशिस्त पर बैठे थे, लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम था कि मास्टर रियाज हमें देख सकेगा। तारीकी फैलने के बाद तो ये इम्कान बिल्कुल मादूम हो गया। मास्टर रियाज के रुख से अंदाज़ा हो रहा था कि वो नहर पार करके गांव सुल्तान के में जाने का इरादा रखता है। अब मुझे बिलाल शाह की बात याद आई। एक रोज़ उसने कहा था कि उसने मास्टर रियाज को साइकिल पर सवार सुल्तान के की तरफ आते देखा था। न जाने क्यों मुझे महसूस होने लगा कि मास्टर रियाज के किसी अहम राज से पर्दा उठने वाला है। टांगे बान ने मेरी हिदायत के मुताबिक मास्टर रियाज का ताक़ुब कामयाबी से जारी रखा। हम 1 घंटे के अंदर अंदर नहर का पुल पार करके सुल्तान के गांव पहुंच गए। सुल्तान के को गांव से ज़्यादा कस्बा कहना मुनासिब रहेगा। यहाँ के मकानों की निस्बत पुख्ता और नीम पुख्ता मकान ज़्यादा थे। आबादी 2-2.5 हज़ार नफूस से कम नहीं थी। यहाँ एक छोटी सी फ्रूट मंडी भी थी। इस मंडी के पास पहुंचकर मास्टर रियाज अपनी साइकिल से उतर गया। यहाँ एक तरफ रिहायशी मकानात भी थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मास्टर रियाज इन्हीं मकानात में से किसी के अंदर जाएगा। मंडी के नाके पर बहुत से रेड़े खड़े थे। साइकिल पर 2 भारी भरकम थैले लटक रहे थे। जाहिर था कि इनमें वो सामान है जो मेरे से खरीदा गया है। मास्टर रियाज ने अपनी साइकिल गली के पहले मकान के सामने रोककर 2-3 मरतबा घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और गली में जलते बल्ब की रोशनी में मुझे किसी औरत का हैवला नजर आया। यकीनन वो औरत ही थी। दरवाज़ा खुलने का अंदाज बता रहा था कि वो औरत है। मास्टर रियाज ने साइकिल के हैंडल से भारी भरकम थैले उतारकर औरत को थमाए, फिर साइकिल बगल में दबाई और 3-4 सीढ़ियाँ चढ़कर खुद भी दरवाजे में दाखिल हो गया। मैंने तेजी से फैसला किया कि मास्टर रियाज को रंगे हाथों पकड़ा जाए। हवलदार और टांगाबान मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वो दोनों यहाँ मेरा इंतज़ार करें और मेरे वापस आने तक यहाँ से ना जाएं। इसके बाद मैं उस मकान की तरफ बढ़ा जहाँ चंद लम्हे पहले मास्टर रियाज दाखिल हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? थोड़ी देर बाद मास्टर रियाज की डरी डरी सी आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलो जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, मैंने भारी भरकम आवाज़ में कहा। मैंने महसूस किया कि कोई दरवाजे की झिरी में से झांककर मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। मैं दरवाजे के बिल्कुल साथ लग गया ताकि झांकने वाला मेरी सूरत न देख सके। मेरी दूसरी दस्तक पर मास्टर रियाज को दरवाज़ा खोलना पड़ा। जो ही मास्टर रियाज की शक्ल नज़र आई, मैं उसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। क्या बात है? कौन हो तुम? मास्टर रियाज ने सख्त घबराए हुए लहजे में कहा। उसके दोनों हाथ मेरे सीने पर थे और वो मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा था। फिर उसने मुझे पहचान लिया। उसके साथ ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और अंदेशों के गहरे साए सिमट आए और वो एकदम पीछे हट गया। मैंने इत्मीनान से कहा, क्या बात है? मेरे जिस्म से करंट लगा है क्या तुम्हें? वो हकलाया। आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, लेकिन किस लिए? सहन में आवाज़ें सुनकर वो पर्दानशीन लड़की भी अंदर से निकल आई, जिसकी देखने की चाह में मुझे यहाँ आना पड़ा था। इसके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफे में कोई मिठाई किस्म की शय थी, क्योंकि कागज़ पर चिकनाई के धब्बे थे। वो एक तस्वीर की तरह बरामदे के दर में खड़ी थी। मैंने उसे देखा और देखता रह गया। वो हसीन और जमील ही नहीं, मासूम सूरत थी और सबसे बढ़कर ऐसी लग रहा था जैसे वो कोई तस्वीर है। इतनी हसीन लड़की किसी मुसव्विर का हसीन ख्याल हो। इसके लंबे स्याह बाल एक शाने पर आबशार की तरह गिर रहे थे और आंखों में किसी बच्चे की सी हैरत और दहशत थी। मैंने लड़की की तरफ इशारा करते हुए मास्टर रियाज से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं इस लड़की के लिए यहाँ आया हूँ। मास्टर रियाज का चेहरा एकदम ही जर्द हो गया। मुझे लगा जैसे वो अभी चकरा कर गिर जाएगा। लड़की जल्दी से अंदर भाग गई थी। मास्टर रियाज कुछ देर खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अल्फाज उसकी ज़बान तक नहीं आ रहे थे। फिर उसने बोलने का इरादा मुलतवी कर दिया और आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। आइए इंस्पेक्टर साहब, अंदर आ जाइए, वो हैरत अंगेज तौर पर ठहरी हुई पुरसुकून आवाज़ में बोला। मैं उसके अक़ब में चलता मकान के बरामदे में पहुंचा और एक टेबल फैन के सामने बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। वैसे मैं मास्टर रियाज की तरफ से पूरी तरह होशियार था। वो बहुत घबराया हुआ था और घबराहट की ज़्यादती में मेरे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता था। इस बात से इनकार नहीं कि वो शरीफ था, लेकिन जो शरीफ घर में एक खूबसूरत जवान लड़की को रख सकता है, वो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए कोई भी बड़ा जुर्म कर सकता है।
इतने में अंदर से धड़ाम की आवाज आई। यूं लगा कि कोई अपने पूरे वजन के साथ नीम पुख्ता फर्श पर गिरा है। मास्टर रियाज लपक के अंदर गया। मैंने इस अफरा तफरी से फायदा उठाया और खुद भी अंदर चला गया। कमरे के ऐन वस्त में एक मेज थी। मेज पर 2 थैले रखे थे जो मास्टर रियाज मेले से भरकर लाया था। सुर्खी पाउडर, चूड़ियाँ, चमकीले गहने, परांदे, दुपट्टे और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें। बहुत सा सामान निकला था इन 2 थैलों में से, लेकिन जिसके लिए सामान लाया गया था वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ मिठाई वाला लिफाफा गिर गया था और ये जलेबियाँ दूर तक बिखरी हुई थीं। मास्टर रियाज ने जैसे तड़प कर लड़की के शाने थामे और उसे झंझोड़ने लगा। तारा, तारा, वो उसे पुकारता जा रहा था। फिर निहायत बेताबी से उसने लड़की का सर अपनी गोद में रख लिया। लड़की की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थीं और सारा जिस्म लरस रहा था। होंठ अजीब से अंदाज में भिज गए थे। मास्टर रियाज हाँफती कांपती हुई आवाज में बोला, फिर दौरा पड़ गया है? क्या पहले भी ऐसा हुआ है? मैंने पूछा। हाँ, 2 दफा हो चुका है। कैसे ठीक होती थी? बस खुद ब खुद हो गई थी, मास्टर रियाज ने कहा। फिर उसे शानों से थामते हुए बोला, आप इसकी टांगें पकड़ें, पंखे के सामने ले चलते हैं। एक तरफ से मैंने और दूसरी तरफ से मास्टर रियाज ने उसे उठाया। वो किसी गुड़िया ही की तरह हल्की फुल्की और लचकदार थी। जब मैंने उसकी टांगें पकड़ी तो मेरी निगाह उसकी चोटी पर पड़ी, जूती पर पड़ी। ये बिल्कुल नए फैशन की जूती थी। यूं लगता था कि पहनने वाले ने जूती के बजाय किसी मछली में पाँव घुसेड़ा हुआ है। हमने उसे बरामदे में लाकर पंखे के ऐन सामने चरपाई पर डाल दिया। मास्टर रियाज ने उसकी हथेलियां मलनी शुरू की, जबकि मैं अपने रुमाल से उसके तलवों की मालिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसकी पलकों में लर्जिश हुई और उसने कराहकर आंखें खोल दी। मास्टर रियाज सुराही में से ठंडा पानी लेकर आया और गिलास उसके होठों से लगा दिया। चंद घूंट लेने के बाद लड़की के हवास बहाल हुए। उसने एक अजनबी मर्द के सामने अपने आप को ढांपना शुरू कर दिया। कक कक, कौन है ये? वो अपनी उंगली मेरी तरफ उठाकर खौफजदा लहजे में बोली। उसकी आवाज़ भी उसी की तरह नाजुक और सुरीली थी। चलो, तुम अंदर चलो, मास्टर रियाज सुनी अनसुनी करके बोला। उसने शानों से थामकर लड़की को उठाया और फिर सहारा देकर अंदर ले गया। होश में आने के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आने लगी थी। किसी किस्म की बीमारी या कमजोरी के आसार उसमें नजर नहीं आते थे। मास्टर रियाज को वापस आने में 4-5 मिनट लग गए। इस दौरान मैं घर का जायजा लेता रहा। ये 3-4 मरले का नीम पुख्ता मकान था। वो 2 कमरे, एक बरामदा और एक छोटा सा सहन। मैं इस वक्त बरामदे में बैठा था। यहाँ टेबल फैन के सामने साथ साथ 2 चारपाइयाँ बिछी थीं। जाहिर है कि इन चारपाइयों पर मास्टर रियाज और तारा नामी उसी लड़की को सोना था। मास्टर रियाज कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। एक गहरी सांस लेकर मेरे सामने ही कुर्सी पर बैठ गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे पीछे क्यों लगे और क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको जो कुछ बताऊंगा सच सच बताऊंगा। शायद आप मेरे घर पर छापा ना मारते तो भी मैं चंद रोज़ बाद खुद थाने पहुंचकर आपको सब कुछ बता देता। और मैं यूं ही खाली खुली बातें नहीं कर रहा। चांदीपुरा के रहने वाले जानते हैं कि मैंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सच बोला है। इसने जेब से सफ़ेद बेदाग रुमाल निकालकर गर्दन और सीने से पसीना पोंछा और बोला, इस लड़की से मेरी पहली मुलाकात कोई 1.5 महीने पहले हुई थी। आपने मेरा घर देखा ही हुआ है। घर के पिछवाड़े में खेत हैं और मैंने उस तरफ भी एक छोटा सा दरवाज़ा रखा हुआ है। उस रात तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई थी और मैं छत से नीचे कमरे में आकर सो गया था। कोई 2-2:30 बजे का वक्त होगा। मैं इस छोटे दरवाजे पर दस्तक हुई जो खेतों की तरफ खुलता है। मैंने उठकर कुंडी उतारी। मेरे सामने यही तारा नामी लड़की हाँफती कांपती खड़ी थी। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला ये तेज़ी से अंदर आ गई और खुद ही दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी कि मेरे पीछे कुंडे लगे हुए हैं, मुझे पनाह दो। मैंने कहा कि मैं कैसे पनाह दे दूँ, मुझे क्या मालूम कि कहाँ से आई हो तुम और कौन हो। वह हकलाकर बोली कि मैं सच कहती हूँ कि सख्त मुसीबत में हूँ। अगर आपने मेरी मदद न की तो सुबह मेरी लाश किसी खेत में पड़ी हुई मिलेगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें मस्जिद में ले जा सकता हूँ, वहाँ इमाम मस्जिद के घर में छोड़ आता हूँ। इस घर में मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। एकदम उसकी हालत खैर होने लगी और उसे दौरा पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल और कोशिश से उसे होश में लाया। वो शक्ल सूरत से गुजराती लगती थी, लेकिन लिबास पंजाबियों वाला था और टूटी फूटी पंजाबी भी बोल लेती थी। वो जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा मासूम और भोली है।
उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि उसे कोई भी शख्स आसानी से वर्गला कर अपने घर ले जा सकता है। मैंने उसका अता पता पूछा और ये जानने की कोशिश की कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची है। वो कुछ भी बताने पर तैयार नहीं थी। अगर मैं ज़्यादा इसरार करता था तो रोने लगती थी। 3-4 दिन में ही वो मुझसे इस कदर मायूस हो गई कि मेरे लिए उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना मुश्किल हो गया। बस वो बार बार यही बात कहती थी कि मैं आपके घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसी वक्त जान दे दूंगी। उसके पास एक पुड़िया में संखिया है, पता नहीं कहाँ से लिया है उसने। पुड़िया को अपने लिबास के अंदरूनी हिस्से में छुपा कर रखती है और कहती है कि फौरन ये संखिया खा लूंगी। मास्टर रियाज के लबो लहजे में सच्चाई झलक रही थी। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम तो नादान नहीं थे, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये कितना बड़ा अखलाकी और कानूनी जुर्म है। बजाय इसके कि तुम पुलिस को इत्तला करके अपना कानूनी फर्ज पूरा करते, तुमने तो उसे 10-12 रोज घर में छुपाए रखा और जब तुम्हें खतरा महसूस हुआ कि भेद खुल जाएगा तो उसे लेकर यहाँ सुल्तान के में आ गए और किराए का मकान ले लिया। मास्टर रियाज ने बेबसी से सर हिलाया और कहा, इंस्पेक्टर नवाज, तुम समझ नहीं रहे हो कि मेरे लिए कितनी मुश्किल बनी हुई है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये लड़की वही करती है जो कह रही है। मैंने बताया है ना कि ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही नादान और जज्बाती भी है। तुम खुद उससे बातचीत करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है वो। मैंने कहा, बातचीत तो मैं करूँगा ही, लेकिन तुम भी बताओ ना कि उसके साथ किस हैसियत से रह रहे हो। मैंने पहली बार मास्टर रियाज के चेहरे पर रंग सा लहराते देखा। वो गहरी सांस लेकर बोला, अभी तक तो कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? आखिर तुमने उसे मकान किराए पर लेके दिया है। मालिक मकान या महल्ले वालों को कुछ तो बताया होगा ना कि ये लड़की तुम्हारी कौन है। मास्टर रियाज ने कहा कि लोगों की नज़रों में तो हम मियाँ बीवी हैं। मास्टर रियाज के एतराफ़ के बाद मैंने लड़की से गुफ्तगू की। उसे देखकर एक छोटी सी डरी सहमी हुई चिड़िया का ख्याल आता था, या फिर कांच की एक नाजुक गुड़िया जो ज़रा सी ठेस से टूट सकती थी। उसने अपनी सारी डोरें मास्टर रियाज के हाथ में थमा रखी थीं और उसकी हर बात पर जी जी कहना उसकी आदत हो गई थी। मास्टर रियाज ने कहा कि बरामदे में आओ तो वो आ गई। मास्टर रियाज ने कहा कि बैठ जाओ तो वो बैठ गई। मास्टर रियाज ने कहा कि सीधा होकर आराम से बैठो तो वो सीधी होकर आराम से बैठ गई। लेकिन जूं ही मैंने पूछा कि वो कहाँ से आई है और उसके वारिस कौन हैं, तो वो चुप हो गई। मास्टर रियाज ने बताया था कि कोशिश के बावजूद इस चुप को मैं तोड़ नहीं सका, और जब वो नहीं तोड़ सका तो मैं किस गिनती में था। कम से कम उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकता था। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी मुश्किल से हम उसको सही हालत में लाए थे। अगर उसे फिर दौरा पड़ जाता तो। वो बड़ी अजीब सी लड़की थी।